जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे निर्देश मैथ चैनल पे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम पे ये बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी। नंबर सिस्टम की बेसिक से क्लास होगी। इसका आज पार्ट 1 होगा। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 होगा और इसके बेसिक पे ही हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे। और उसके बाद के जो 2 से 3 वीडियो आएंगे वही 6 से 7 पार्ट में हम पूरा नंबर सिस्टम समाप्त करेंगे। उसमें बिल्कुल 0 से लेकर हीरो नंबर तक के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 0 से हीरो तक क्वेश्चन होंगे, यानी पहले थोड़ा डाउन होगा लेवल, फिर उससे अप होगा, फिर उससे अप होगा, एट लास्ट में बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये क्या चीज है? नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है? जैसे नंबर सिस्टम ये होता, एक तो आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट नंबर पे आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहें तो दशमलव पद्धति। हिंदी में क्या बोलेंगे? दशमलव पद्धति। नंबर सेकंड पे आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोले तो द्विआधारी। द्विआधारी पद्धति। नंबर थर्ड पे आता है ऑक्टाडेसिमल। क्या आता है? ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं अष्टाधारी। नंबर फोर्थ पे आता है हेक्सा। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं हेक्सा। हेक्सा को हेक्सा लिख दिए। हेक्साडेसिमल, हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्सा दशमलव पद्धति। नंबर सिस्टम को 4 टाइप में देखो। नंबर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 आता है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 4 में आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादातर हमारे लोगों में डेसिमल नंबर सिस्टम आता है। मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा। यदि आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा और मैं इनका कन्वर्जन सभी का करा दूंगा। डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टा में, ऑक्टा से हेक्सा में। और ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन बाइनरी पे आए हैं और ये डेसिमल पे आते हैं। ऑक्टा हेक्सा पे क्वेश्चन नहीं आते, बट इसमें अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि इसमें कितने अंक होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि दशमलव वाले में 10 डिजिट होते हैं, दशमलव वाले में 10 डिजिट होते हैं, द्विआधारी में 2 डिजिट होते हैं, और अष्टाधारी में 8 डिजिट होते हैं, और हेक्सा वाले में 16 डिजिट होते हैं। इस बात को आप याद कर लेंगे। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसमें 10 डिजिट होंगे, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उसमें 2 डिजिट होंगे, जो ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसमें 1 डिजिट होंगे, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसमें 16 डिजिट होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं साफ करूंगा। अच्छा, हम लोग इसमें देखें कौन कौन से आते हैं। ऑक्टा के बाद नंबर 4 पे हेक्सा आता है। हेक्साडेसिमल, इसमें देखें कौन कौन से डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। इसमें कौन कौन से हो गए? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए इसमें। इसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का यूज होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि 8 डिजिट होंगे। 8 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके सफिक्स में 8 लिखा होगा, इसके सफिक्स में 2, इसके सफिक्स में 10 लिखा होगा। हेक्साडेसिमल में मैंने 16 डिजिट बताए थे। कितने? 16। इसमें कौन कौन सा आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं, सॉरी, 10 के बाद आएगा A B C D E F। आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 डिजिट हो गए। इसके सफिक्स में 16 लिखकर आएगा 16। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बात पूछी जा सकती है आपसे, डायरेक्टली पूछी जा सकती है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? 0 से 7 तक होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल में पूछ देगा तो आप बताएंगे 0 से 9 तक इधर होते, A से F तक ये होते, टोटल 16 डिजिट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितने थे? 10। ये देखेंगे 10 डिजिट है। 0 1 2 3 9। इससे कोई बस नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 ही यही डिजिट है, 10 ही डिजिट है। हाँ, नंबर डेसिमल सिस्टम में 10 होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग ये नंबर्स, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी में आता है प्लेस वैल्यू। क्या आती? प्लेस वैल्यू। एक आती फेस वैल्यू। इसको कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। इसको कहते हैं अंकीय मान। अंकीय मान। जैसे मैंने एक संख्या ले रखी है 78541। ये एक मैंने नंबर ले रखा है। यदि इसमें आपसे 5 का प्लेस वैल्यू पूछ दे, प्लेस वैल्यू, तो बराबर आप क्या बोलेंगे? 500। 5 का प्लेस वैल्यू 500। प्लेस वैल्यू ज्ञात कैसे करते? जिस संख्या का ज्ञात करना उस संख्या का फेस वैल्यू लिखेंगे, यानी अंकीय मान लिखेंगे, प्लस उसके राइट से जितने भी अंक होंगे उतने हम 0 लगा लेंगे। जैसे ये 5 है तो 5 का मैंने 5 0 का 3 लिख दिया। उसके राइट में कितने? 2 डिजिट हैं तो मैंने 2 0 लगा लिया। इसका क्या आ गया? 500। ये तो प्लेस वैल्यू आ गई, यानी स्थानीय मान आ गया। यदि इसी 5 का फेस वैल्यू पूछ दे, फेस वैल्यू 5 होती है। फेस वैल्यू अंकीय मान, इसका अंकीय मान, जो अंक का मान होता वही फेस वैल्यू होती है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या है। प्लेस वैल्यू वो होती स्थान, जिस स्थान पे ये आ रहा, माना कि इकाई पे आ रहा, ये दाही पे आ रहा, ये सैकड़ा पे, जिस स्थान पे अंक का उसका मान जितना होगा। और फेस वैल्यू अंकीय मान, जिस अंक का निकालना होता है। जैसे 5 का निकालना, इसका 5 आएगा, इसका अगर 5 का निकालना तो 500 आएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप बताएंगे। क्या किसी संख्या का स्थानीय मान
किसी संख्या के किसी अंक का, किसी, ये लिखिए, किसी संख्या के किसी अंक का, अंक का स्थानीय मान, कामा अंकीय मान, समान हो सकते हैं। इतना आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्या किसी संख्या का अंकीय मान, स्थानीय मान समान हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा यस, हाँ हो सकते हैं। किस संख्या का? जैसे मैंने ये संख्या लिखी थी 8 7 4 5 5, 5 का इसका स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आएगा 5। ये क्या है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। यदि मैं 5 का इसी का फेस वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 5। तो आप इसमें लिख लेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का, किसी भी संख्या के इकाई अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान रहती है, स्थानीय मान और अंकीय मान समान रहता है। किसी भी संख्या का आप निकालेंगे, इकाई अंक का समान रहता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत धीरे से समझाएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेट लगा के बैठेंगे और पेन कापी उठाकर इसको नोट भी करेंगे, आएगा तभी समझ में। जब तक यदि आप नोट नहीं करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलो अच्छा, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब समझे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब हुआ अंकों का विभाजन, अंकों का विभाजन, विभाजन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डालेंगे हेडिंग, उसमें अंकों का विभाजन, इसकी हिंदी ये होती है। जैसे हम किसका विभाजन किसका कर सकते हैं? जिसमें संपूर्ण संख्याएं हों। विभाजन हम किसका कर सकते हैं? जिसमें संपूर्ण संख्याएं हों। संपूर्ण संख्याएं किसमें होती हैं? जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में लिखेंगे तो सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। यदि कहीं से गलती होती लिखने में तो आप उसको अपने हिसाब से सही कर लेंगे, हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है? नंबर फर्स्ट पार्ट, एक तो होता है रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इस बात को समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आप यहाँ से ये समझ लीजिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? यदि कहीं लिख लिया 3 + √7 माइनस का √7, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर में आप इतना समझ लीजिए, इमेजिनरी नंबर में आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी रूट के अंदर माइनस का आ जाए, किसी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, वो इमेजिनरी नंबर होता है। किसी भी रूट के अंदर या क्यूब के अंदर माइनस का अंक आ जाए, वो इमेजिनरी नंबर होता है। हाँ, और इसमें ये याद रखिए कि आई बराबर होता है आईओटा, आईओटा। आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई का मान होता है √-1। क्या ऐसा कहीं हो सकता है माइनस? सिर्फ ये सोचा जाता। तो इमेजिनरी नंबर में आप सिर्फ इतना ही देखेंगे कि आई का मान होता है √-1, आई स्क्वायर का मान होता है -1। इस बात को इमेजिनरी नंबर देखेंगे।
चलो इसको अब इमेजिनरी नंबर को मैं साफ करूंगा, उसके बाद में रियल नंबर पे चर्चा करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देख लीजिए, इमेजिनरी नंबर में बस इतना ही होगा, पूछा जाएगा और कुछ इसका कोई इतना। अब हम लोग पढ़ें रियल नंबर। रियल नंबर की क्या हिंदी होती, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं में हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वास्तविक संख्याओं को इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर में नंबर फर्स्ट आता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल यानी हिंदी में लिखे तो दशमलव। और नंबर सेकंड में आता है इंटीजर्स। हिंदी में लिखे तो पूर्णांक। इंटीजर्स पूर्णांक। जैसे डेसिमल में एक में लिखूं तो डेसिमल में 0.5, 0.3333 अनंत तक चला जाएगा। 0.1234567 डाटा डी ऐसे चला जाएगा। ये हो गया डेसी नंबर में। यदि मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक की, तो ये पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इसी के बीच में जीरो भी आता है, तो आप इतना याद रखेंगे, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये सारी पूर्णांक संख्याएं होती है, इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं डेसिमल पे बात। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर कर लेता हूं। जैसे आप डेसिमल दशमलव, इसको आप लिख लीजिए, जगह नहीं मैं लिख रहा हूं। डेसिमल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब वो होता है कि संख्याएं रिपीट होती हैं। नॉन रिपीटिंग का कि संख्या कभी रिपीट नहीं हो सकती है। संख्या रिपीटिंग का मतलब रिपीट होती है। जैसे रिपीटिंग में आप इसमें समझेंगे, इससे समझे। रिपीटिंग में 5 के बाद में 0 0 0 0 0 कहीं तक ले जाइए, संख्या रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग में आप लिख लीजिएगा 0.5। पॉइंट के बाद 3 3 3 संख्या रिपीट हो रही है, इसमें लिख लीजिएगा 0.3333 रिपीट हो रहा है। क्या ये संख्या मुझे रिपीट हो रही है? 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7 8 कहीं रिपीट नहीं हो रही। इसको हम लिखेंगे 0.12461 8 7 6, कोई इसका क्रम नहीं बन रहा। तो जो संख्याएं रिपीट होती हैं उन्हें हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जो संख्याएं नहीं रिपीट होती हैं उन्हें हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, कहे तो इसमें आप ये भी लिख दें, जो रिपीटिंग डेसिमल होती है, रिपीटिंग डेसिमल यहीं से परिमेय संख्या बनती है। परिमेय संख्या, इसका मतलब आप समझे,
जिसको हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप जैसे यहाँ देख लीजिएगा, जिसको हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जिस अंक को हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अब जैसे ये 0.5 दे रखा, 0.5, तो इसके बाद ये 0.55 लगा दिया जाए या 0 लगा दिया जाए, तो इसके क्या करें, पॉइंट की जगह 1 उतार लें 0, इसको मैं P अपान Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे 0.33 दे रखा, 0.33, तो इस पे बार लगा देंगे, 9 का डिवाइड कर देंगे। इसको आप समझ सकते हैं। इसको मैं 22 नंबर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे आप जितने रिपीटिंग नंबर होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के एग्जांपल देख लेंगे, जैसे 1/2, 4, 6, इसके बदले भी 1 कर देते हैं, इसके डिवाइड में हम 1 कर सकते हैं, इसके डिवाइड में 1 कर सकते। तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे कि सभी पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक, सभी पूर्णांक जिन्हें हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। और ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम नहीं बदल सकते, इसको हम P अपान Q फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई क्रम ही नहीं बन रहा, ये खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो आप परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जिसे हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, जिसे हम P अपान Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। चलो इसके आगे देखते हैं। हाँ, आप ये एक और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि पाई कामा 22/7 में क्या अंतर है। पाई कामा 22/7 में क्या अंतर है? आप कहीं पर भी पाई का मान 22/7 रखते होंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं अंतर हुआ कि पाई की जगह हम 22/7 रख लेते हैं, 22/7 की जगह हम पाई रख लेते, तो अंतर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इक्वल हो गया। नहीं, बट इसमें अंतर होता है। 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये P अपान Q फॉर्म में लिखी जा सकती है। पर पाई एक ये अपरिमेय संख्या है, पाई एक ये अपरिमेय संख्या है, इसे हम P अपान Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसमें जो है कभी रिपीट नहीं होता, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा, कभी अंक रिपीट नहीं होता। तो आप इतना याद रखेंगे, 22/7 और पाई में अंतर। पाई की ये अप्रॉक्स वैल्यू है, निकटतम मान है, पाई का 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू निकटतम मान है, ना कि ये शुद्ध मान है, इसका ये शुद्ध मान नहीं। इतना आप ध्यान रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद एक बात और आप नोट करिए, किन्हीं दो संख्याओं के बीच A, B के बीच परिमेय संख्या होंगी। कैसे कहते हैं? A, B के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, A, के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसका आप सीधा सा एक फार्मूला याद रखेंगे, AK प्लस B अपान K प्लस 1, AK प्लस B अपान K प्लस 1, जहां K बराबर 1, 2, 3 डाटा, K का मान वेरिएबल रहेगा, K का मान चेंज होता रहेगा। K का मान हम 1 रखेंगे तो कुछ आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ आएगा, 3 रखेगा
तो कुछ आएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 3, 2 के बीच परिमेय संख्या, तो मैंने क्या बताया, ए का मान 3 दे रखा, के की जगह हम 1 रख के देखेंगे, प्लस बी की जगह 2 रखा, नीचे के की जगह हम 1 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे। ये कितना आ गया, 3, 2, 5/2, यानी ये इसका आ गया एक परिमेय संख्या 5/2। यह एक आ गई परिमेय संख्या। 3 और 2 के बीच 5/2 एक परिमेय संख्या है। यदि मैं इसी की जगह 2 पुट करूंगा, आप इसकी जगह 2 पुट के देखेंगे, 3 × 2 + 2/2 + 1, यानी 3 दूनी 6, 2 8/3। ये भी एक इन दोनों के बीच परिमेय संख्या होगी। आप उसका मान, के का मान बदल सकते हैं। इस बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बट आप कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या की तो मैंने बात कर ली। अब अपरिमेय संख्या यदि आ जाए किन्हीं दो संख्याओं के बीच, a, b के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना, a, b के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। परिमेय संख्या का सूत्र क्या था, ak + b/k + 1। तो अपरिमेय संख्या का क्या होगा सूत्र, इसका होता है √ab, क्यूब रूट ab, जो भी उचित हो। यानी आप ये समझेंगे कि ये संख्या क्यूब रूट के बाहर नहीं आनी चाहिए। यदि जैसे माना कि मैंने ले लिया कोई ऐसी संख्या ले लें, जैसे मैंने 2 और 3 के बीच लिया, 2, 3 के बीच अपरिमेय संख्या, तो मैंने क्या बताया, √ab, रूट के अंदर 2 × 3 = √6। यह एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा लेंगे। यदि यह रूट से, जैसे वो पूर्ण संख्या बन रही है, रूट से पूर्ण संख्या, जैसे माना कि मैं यहाँ ले लूँ कि 8 × 16, 2, 8 के बीच, तो आप क्या करेंगे, इसका √ab कर देंगे, 2 × 8, यानी ये हो गया √16, जो होता है 4 का वैल्यू। ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड कर देंगे। जब रूट से वो पूर्ण संख्या बन के बाहर आ जाए तो आप उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अब 16 का क्यूब रूट होता है, नहीं तो 16 क्यूब रूट आप 16, ये हो गई इसकी अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब वो रूट में साफ निकल आए तो आप उसका क्यूब रूट करेंगे, यदि वो क्यूब रूट से पूर्ण संख्या निकल आए तो आप उसका रूट करेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलो साफ करता हूं। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स कहें तो पूर्णांक की बात करेंगे इंटीजर्स की। अभी तक इसके पहले हम डेसिमल पढ़ा, अब पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, इसको भी, जो सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इस बात को नोट कर लेंगे। इंटीजर्स में क्या होता है कि आप इसमें एक तो धनात्मक इंटीजर्स आता है, धनात्मक पूर्णांक, एक इधर आता है ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में आता है जीरो।
एक धनात्मक पूर्णांक में लिखेंगे तो कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। डाटा डी को अनंत तक ले जाएंगे और ऋणात्मक में -1 -2 -3 डाटा अनंत तक इसको भी ले जाएंगे। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ये जीरो नॉर धनात्मक, नॉर पॉजिटिव, नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो एक जो है न्यूट्रल पूर्णांक है, ना ही ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। अब आप इसमें ये करेंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। धनात्मक पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी में कहें तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में, आप बहुत ध्यान से सोचेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो और शामिल कर दें, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और शामिल कर दें, 0 1 2 डॉट, तो ये हो जाती पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इस बात को लिख लें, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को हम शामिल कर दें तो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर WH होता है, होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं यदि जीरो को भी शामिल कर दिया। चलो इसको करो। दूसरा इसका हम करूंगा पूर्णांक का एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यदि नहीं ले पाते तो आप बैक करके रोक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। चलो हम इंटीजर्स का एक और पूर्णांक क्लासिफिकेशन करते हैं। इंटीजर्स को हम और एक बार, इंटीजर्स में एक तो आता है इवन, इवन यानी सम, एक आता है विषम, ऑड। पूर्णांक से ही इवन बनते और ऑड बनते। पूर्णांक को मैं एक और क्लासिफिकेशन करूंगा। पूर्णांक में एक तरफ इवन आते, एक तरफ ऑड आते। इवन में लिखेंगे, इवन कहें तो कौन सी संख्याएं होती हैं? जो दो का गुणांक हो, जो दो का गुणांक हो, या कहें तो जो दो का, जिन संख्याओं को दो से हम विभाजित कर सकें। एक भाषा में इसको ये भी कर सकते हैं, जिन संख्याओं को दो से हम विभाजित कर सकें वो सम संख्याएं होती हैं, वो सम संख्याएं। इवन में जिसे हम दो से विभाजित नहीं कर सकते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। सम संख्याओं में लिखेंगे कौन से? सम संख्याओं में लिखेंगे कौन से? माइनस इनफाइनाइट से इधर चलेंगे, माइनस का 4 कामा माइनस का 2 कामा 0 कामा 2 कामा 4 डॉट प्लस इनफाइनाइट तक, ये सम संख्याएं होती। तो आप ये भी एक बार पॉइंट नोट करेंगे कि जीरो भी एक समधन पूर्णांक है। जीरो भी, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि जीरो भी एक समधन पूर्णांक है, जीरो भी एक समधन पूर्णांक है, इसको लिख लेंगे। ऑड नंबर में लिखेंगे जो दो से विभाजित नहीं होते हैं,
माइनस का 5, -3, -2, -3 के बाद -1, -1 के बाद -3 और 1, गुड, 1 के बाद 3, 4 ऐसे। तो आप इसको लिख लेंगे कि ये भी अनंत तक जाएगा, 4 नहीं आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बस आप नोट करते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे। अब बात हम लोग करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इसमें हम लोग बात करेंगे। धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, इसका एक हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। धनात्मक पूर्णांक हम लोग, एक तो होता है इसमें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, दूसरी तरफ होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी लिखेंगे तो अभाज्य संख्याएं, इधर लिख लेंगे, हाँ इसका अभाज्य संख्या है। इसका लिखेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट का भाज्य संख्या। प्राइम नंबर का होता है भाज्य, कंपोजिट का होता है भाज्य। ये बीच में होता है एक, बीच में होता है एक जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को आप नोट में लिख लेंगे, एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो भाज्य की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, भाज्य की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड या दो फैक्टर लिखने हैं, दो गुणनखंड या फैक्टर एक ही बात होती है, दो फैक्टर संभव इट कामा इटसेल्फ, इट मीन स्वयं और एक से कटे और अपने आप से कटे, जिसके दो ही सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड संभव हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें एग्जांपल लिख लेंगे, माना कि 7 है, ये किसी से कटेगी नहीं, 1 से कटेगी और 7 से कटेगी। 11 है, ये किसी से कटेगी नहीं कटेगी, 1 से कटेगी और 11 से कटेगी। 23 है, किसी से कटेगी नहीं कटेगी, 1 से कटेगी 23। इनके कितने 2 हो रहे हैं। अब कहें तो भाज्य संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसके देखेंगे 2 से अधिक है। नंबर 1 तो ये 1 से कटेगी, नंबर 2 से कटेगी, नंबर 3 4 से कटेगी, सॉरी 4 से। इसके 3 हो गए, ठीक, 3 हो गए। तो आप एक ये भी पॉइंट लिख लेंगे, भाज्य संख्या में कम से कम 3 फैक्टर होना आवश्यक है।
भाज्य संख्या में कम से कम 3 फैक्टर होना आवश्यक है, 3 उसके गुणांक होना आवश्यक है। आप यहाँ तक कर लेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसी के आगे से क्लासिफिकेशन। इसके 2 से 2 पार्ट और आएंगे इसी में, और बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही पढ़ेंगे। और हाँ, एक नोट लिख लीजिएगा, इस चैनल को भाई लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से होता क्या है, हम जब भी देखते तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हमारे लोग, मेरी भी किसी को जरूरत है, कुछ हम अच्छा दे पा रहे हैं, तो हमको इससे एनर्जी मिलती है और हम खुश होते हैं। तो अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा मटेरियल ढूंढने की प्रयास करते हैं। यदि आप उसको लाइक शेयर नहीं कर रहे तो मन कम लगता, उतना पढ़ाने में मजा नहीं आता है। इसके आगे से, और हाँ ये देखिए, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9559699397, ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो बनवाना हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि किसी सवाल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा सेकंड नंबर है 8354825589। इस पे भी अभी दोनों नंबर अवेलेबल चालू रहते हैं 24 आवर। आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो संपर्क कर सकते हैं। और हमारा कोचिंग पढ़ाने का स्थान एसपी महिला विद्यालय के पास, 13वां कन्नौज। ओके, थैंक यू।